हेलो, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी सॉल्यूशंस होंगे थोड़े से समझा दिए जाएंगे करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्या है ना कि आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, एक से एक क्वेश्चंस कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस करवा देंगे। यार बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मैं करवाने लगूंगा तो आप फिर आपको तो फिर वो एग्जाम्स की तरह ही क्वेश्चंस होने चाहिए ना। इस वजह से हमारी सीरीज जो चल रही है आपकी करंट अफेयर्स की, ये लास्ट में एक फुल पेपर होगा, उससे पहले हम ये कराते रहेंगे आपको करंट अफेयर्स के फॉर्म में, यूपीएस पीसीएस और बीपीएससी आरओ को आई दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये है कि आई दृष्टि को भी समझने की कोशिश है ना, एग्जैक्ट तो चीज़ें वैसी आएंगी नहीं। तो थोड़ा सा वो जिस तरह से ट्विस्ट हो सकता है वो ट्विस्ट करके हम देने की कोशिश करेंगे। और इसको टेलीग्राम के क्विज के फॉर्म में भी हम करा सकते थे, लेकिन वो बहुत फास्ट में हो जाता है और चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उतनी अच्छी हो नहीं पाती, कभी कभी बनाने में भी डिफिकल्टी होती है और आपको करने में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत लोगों ने भी कहा कि पीडीएफ में कर दीजिए, क्योंकि हमने पहले जो मंथली टेस्ट थे अपने वो सब ऐसे ही किए हैं। उन्हें टेलीग्राम में किया था, लेकिन अब ये कहा कि लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा फॉर्मेट बेटर है उनके लिए, तो हम इसी के लिए इस फॉर्मेट पर जा रहे हैं। तो ये सिविल्स हमारा है, आपके अंदर जो क्षमता है उसको अच्छे से लाने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लिए, करंट अफेयर्स की सीरीज है। और आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, आते हैं उसी फॉर्म में। हाँ देखो, ये ध्यान रखना चाहिए जो भी आपको करंट अफेयर्स में जो भी सेक्शंस हैं आपके, नेशनल इंटरनेशनल जो भी सेक्शंस हैं आपके, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, ऑदर्स हैं, डेज हैं, ठीक है, तो सबकी एक थीम से होती है। ऑदर वो रिसेंट ही पूछते हैं, डे जो कुछ आजकल देखोगे कि जो भी डे न्यूज में है उस ईयर का पर्टिकुलर वो एक पूछ दे रहे हैं, और एक कहते हैं ट्रेडिशनल पूछ देते हैं, एक थीम पूछ देते हैं वो। अगर कोई इंटरनेशनल अगर सबमिट हो रही है, इंटरनेशनल सबमिट, तो वो इसके बारे में पूछते हैं। जैसे लेकिन वो ऐसा कर देते हैं ना वो, कि वो अगर G7 हुई तो G7 की पहली सबमिट उससे पहले 2 साल पहले कब हुई थी, अभी की कब हुई थी, और अभी रिसेंट टाइम में कब होगी, तो उस तरह से वो मैच दी फॉलोइंग करके देते हैं। तो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बने हैं तो वैसे ही बने हैं जैसा कि यूपी पीसीएस या बीपीएससी। तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है, लेकिन वो कह रहे टफ करेंगे तो हम भी टफ हो जाते हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम भी डल जाते हैं। तो आप ये मैं बताता चलूंगा आपको कि कहाँ पे वो क्या क्या चीज़ों को आपको कैसे ध्यान में रख के पढ़ना है, क्योंकि अप्रोच इज द की टू लर्निंग, और वो रखना ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। हाँ, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इससे वरना जो मैंने वो कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी बहुत दिनों से न्यूज में था कि वन नेशन वन इलेक्शन आना, इलेक्शन ईयर्स है भी, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो एक क्वेश्चन शायद है ये वन नेशन वन इलेक्शन का आ सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या है कि अब ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन जो है वह ये एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इलेक्शन जो होने हैं, नेशनल इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस होने हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, और सब साथ में होने के हैं। लोकल बॉडीज के उन्होंने कहा है कि जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके 100 दिन बाद ये कराए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही वन गो में हो जाना है, इसको ये कह रहे हैं कि दो गो में कराएंगे, तो इसमें कराएंगे इस इलेक्शंस को। तो एक कमेटी बनी थी इसकी, रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी जिसमें 8 मेंबर थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो वो ये भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज जब देंगे, वो कहेंगे ये पहली बार ऐसा प्रयास करने की कोशिश की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। फर्स्ट टाइम इंडिया इज डूइंग ट्राइंग टू डू दिस। तो आप कहना फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है, इससे पहले हो चुका है 1951 से 52। और आप अगर ध्यान दें तो 67 तक ऐसा था, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इलेक्शन का सब ध्यान रखना, मोदी जी ने कब शपथ ली, किस दिन रिजल्ट आया, इलेक्शन जो 7 फेज में हुए थे तो कब से स्टार्ट हुआ और कब तक हुआ, कितने दिन था, क्या ये लॉन्गेस्ट इलेक्शन था, नहीं ये लॉन्गेस्ट नहीं था, इससे पहले इससे लॉन्गेस्ट हो चुका है। तो इलेक्शन की जितनी बातें थी वो सब ध्यान में रखना। ठीक ठीक, और कुछ क्या हुआ है कि 4 जहां इलेक्शंस हुए हैं इलेक्शन के साथ मेन, तो उन स्टेट्स के नाम याद रखना, और उनमें लोकसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, ये सब याद रखना, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो क्या होता है ना, कभी कभार वो जो यूपीएससी में तो ऐसे ही करते थे वहां पर ज्यादातर, कि जो करंट होता है उसका वो ट्रेडिशनल पूछ देते हैं। तो आप पढ़ के जाओगे करंट और आपको लगता है आपने ट्रेडिशनल पढ़ा नहीं, तो जो स्टूडेंट करंट और ट्रेडिशनल उनका फ्यूजन करके अच्छे से पहुंचता है वो क्वेश्चन कर लेता है। तो ये क्वेश्चन 2023 में बनी थी कमेटी, बड़ी लंबी रिपोर्ट इन्होंने दी, 18,000 19,000 पेज की रिपोर्ट दी है, और वन नेशन वन इलेक्शन का ये है। वो कुछ चेंजेस ला रहे हैं 82A में कुछ करके, ये चेंजेस लाए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये दे सकता है स्टेटमेंट वाइज में, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन से अगला क्वेश्चन था कि इन एक समिति बनाई गई थी, इनमें से कौन रामनाथ कोविंद समिति के सदस्य नहीं है। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद थे, सुभाष कश्यप थे, आरिफ मोहम्मद खान नहीं थे, रंजन गोगोई भी नहीं थे। तो और कौन कौन लोग थे, देखिए इसके सदस्य। इसके सदस्य जो थे अमित शाह जी थे। ठीक है, इसके सदस्य जो थे आपके एनके सिंह जी, एनके सिंह जो फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन जिन्होंने संभाला था, वो थे इसके अध्यक्ष, उसके एक मेंबर थे। सुभाष कश्यप, इनको जानते होंगे, पॉलिटिक्स अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। और हरीश साल्वे जी हैं, इन्हें लिया गया था इसमें, और संजय कोठारी हैं। ठीक है, और आपके अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्हें इस कमेटी में लिया गया था। वो तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। क्या होता है ना, कुछ को लगता है यार यहाँ भी सर वो उतना कुछ पढ़ने का उतना कुछ नहीं, देखो जो वैसे एग्जाम में आने वाला है ना उसको रट लिया जाता है, और बाकी सब कुछ नहीं रखा जाता, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आना है तो इससे आपको याद होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सेकंड है ये इसको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन हुआ, हाँ, जगदीप धनखड़ जी थे, वो बिहार भी गए थे, वहाँ भी कुछ उन्होंने इनोवेशन किए थे, और यहाँ भी आए थे। तो 2024 में इन्होंने सैनिक स्कूल किया है, एक महंगा सैनिक स्कूल शायद मैनपुरी में है, वो भी न्यूज़ में है, तो शायद वो भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आप। फिर क्या है, राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रपति भवन में 2 अशोक हॉल ये थे, तो इनके एक ट्रांसलेशन है, गणतंत्र मंडप है, अशोक मंडप है। और उत्तर प्रदेश की बायोप्लास्टिक विकसित करने की योजना घोषित की, जिसका उद्देश्य स्थिरता और को प्रोत्साहित करना और प्रदूषण को करने का है। ठीक है, बड़ा है, लखीमपुर खीरी में काफी बड़ा पार्क बना रहे हैं, तो ये लखीमपुर खीरी को आप इसमें टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आते हैं कि इसमें ये है, हाँ, ये प्रोटेम स्पीकर जब बने तो ये न्यूज़ में काफ़ी था, क्योंकि यह होता है ना, एक कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, और जो भी राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, वो उसे शपथ दिलाता है इस चीज़ की, बाकी वो दिलाता है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी मेहताब जो है उड़ीसा के हैं, ये बात सही है, 6 बार सांसद नहीं है, 7 बार सांसद हैं। सब पूछ रहा कि नियुक्ति विपक्ष ने स्वागत किया, नहीं, स्वागत नहीं किया था इसका। हुआ ये था ना कि एक हमारे जो थे कोडी कुनल सुरेश थे, सुरेश जी थे जो एक थे, हाँ, ये है वो। ये 8 बार लोकसभा के सदस्य हैं जो दलित समुदाय से हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और लोग जो ऑपोजिशन था उसका ये कहना था कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं ये हैं सुरेश जी, तो आपको इनको बनाना चाहिए प्रोटेम स्पीकर। लेकिन जो पार्टी इन पावर है उसने कहा नहीं नहीं, हम ये पृथ्वी मेहताब जो है उड़ीसा के, हम इन्हें बनाएंगे। तो इस बात से ये न्यूज़ में था उसमें प्रोटेम स्पीकर का एक नॉर्मल कन्वेंशन है, जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो बने, लेकिन अब की बार वैसा नहीं हुआ, तो इस वजह से ये पूछ सकता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई, तो मैंने पहले ही कह दिया प्रेसिडेंट ही दिलाता है शपथ, तो शपथ दिलाई है। तो ये है बेसिकली क्या है कि किसी भी इशू को थोड़ा सा अच्छी से नॉलेज के फॉर्म में रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर पढ़ोगे यार तो वो चांसेस ही गड़बड़ हो जाएंगे, तो ये आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, महिलाओं का देखो रिप्रेजेंटेशन घटा है। ठीक है, 17 लोकसभा में अब तक का सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन था, करीब 14% के करीब था, अब इस बार घट गया, कितना हो गया है 18वीं में, 13.63% की, बिल्कुल सही बात है। तो तो इन्होंने कहा कि जो 13 जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, विधेयक पारित हुआ, लागू हुआ, कहाँ हो पाया लागू, की बात में होने की बात है, सेंसस करने की बात है, उसके बाद होगा। 16 लोकसभा में पिछली समय लोकसभा तुलना में महिला नहीं, ऐसा नहीं है, 17वीं बताया जा रहा है, 17वीं में है सबसे ज़्यादा। ठीक, तो कितनी है अभी इधर इस समय, इसमें तो 74 है, नंबर्स भी पूछ सकते हैं इस वजह से 74 ये रहा, और 17th में जो थी ये 78 थी। ठीक है, तो वुमेन्स मेंबर रिप्रेजेंटेशन उनका ये पूछ सकता है सवाल, हाँ, तो उसी हिसाब से आप ओनली 2 टिक कर देना यहाँ पे। आपका है कोप की मीटिंग आई है। ठीक है, कोप की मीटिंग हुई है, कोप 29 बाग, ये मैं कह रहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई है, तो मीटिंग्स कहाँ हुई है उनके, ये कोप 29 आपको ये तो मालूम ही होना चाहिए कि इसमें क्या हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है वो पूछ लेते हैं, पढ़ के लोग पढ़ के आते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं पूछ नहीं रहा है यहाँ से क्वेश्चन, ना बिहार में पूछ रहा है ना यूपी में पूछ रहा है,
ठीक है, आपको इस फॉर्म में देखना है कि कुछ आगे पीछे की समिट्स कैसे हैं। ठीक है, कोप 29 आपकी कहाँ हुई थी? बाकू अजरबैजान, ये सही बात है। कोप 28 जो है दुबई, ये सही बात है। और इसी तरह से ऑप्शंस आप देख लीजिए कि जो सही इनके साथ जाए, मैच करे, तो उसको आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी चीज़ों को वो करना पड़ेगा। सभी सही थे तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है इसमें। हाँ, ऑपरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडिया जो है ना ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कई चला रहा है, तो चाहे ऑपरेशन अजय हो, इन्होंने अभी पूछा, आरओ में पूछा था, चाहे वो ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन सद्भाव दिख रहा है, तो ये किस लिए चला रहा है। और एक, तो इस तरह के ऑपरेशन कई चल रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशन है ये पूछ रहा है आजकल यूपीपीसीएस, तो इसको आप ध्यान में रखना। और बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो कौन से कंट्री थे? वियतनाम, लाओस और म्यांमार को सहायता और तत्काल अभूत प्रदान करने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन सद्भाव आसियान क्षेत्र में भारत के व्यापक मानवीय सहायता और आपदा सहायता, दोनों तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ असिस्टेंस, दोनों तरह की जो है डिजास्टर में जो असिस्टेंस दिया जाए, दोनों दे रहे हैं। ये लुक वेस्ट पॉलिसी का नहीं, ये तो लुक ईस्ट नेशंस है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी का होगा, तो ये गलत होगा। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही है। इसी तरह के होते हैं यार, जब वो कहते हैं ना हम टफ देंगे, तुमको लगता है यही करके हम टफ देंगे। और एक और चला हुआ आजकल की ओनली 2 ऑप्शन सही है, ओनली 3 ऑप्शन करेक्ट, तो एक वो तरीका होता है। टफ पेपर करेंगे क्या? वैसे बिहार कह रहा बहुत टफ कर देंगे, क्या करोगे यार? क्वेश्चन ही दोगे ना यूपीएससी की तरह कर दोगे। तो हम तो जब कराते हैं तो यूपीएससी के लेवल तो पहुंच ही जाते हैं। तो ये है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारत के साथ इसके जुड़ाव के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी, और उसके बाद फिर आई 34 सालों बाद। तो ये क्वेश्चन यूपीवीसीएस ने पूछा था, उस पर उन्होंने स्टेटमेंट वाइज ही पूछा था। अब कहते हैं एक उसके पॉलिसी के अंतर्गत ये साउथहैम्पटन जो विद्यालय है वो खोला जा रहा भारत में, यूके का विद्यालय। तो इस पर एक क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं इसमें भी। तो परिसर स्थापित करना पहला यूके विश्वविद्यालय है, सही बात है। विदेश मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय नहीं कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है। ये कदम एनईपी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 सही है, तो देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन अब आपका 1 और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 और 3 टिक कर दीजिए। अब क्या हुआ है कि जब इंडिया में कुछ होता है ना, बड़ी न्यूज़ रहती है और बड़ा वो एग्जाम्पल है। तो ये जो 46 का जो ये हेरिटेज कन्वेंशन था, विश्व धरोहर समिति का, ये यहीं पे हुआ है, इंडिया में ही हुआ है। और आसाम की एक साइट जो है उसे 43rd हेरिटेज साइट भी हो गई है, तो वो भी न्यूज़ है, वो भी पूछ सकते हैं या ये पूछेंगे ये लोग। तो ये पहली बार था जब भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह की मेजबानी की थी। हाँ, पहली बार ही की है। भारत ने विकासशील देश क्षमता निर्माण पहला और संरक्षण योजना के लिए यूनेस्को 1 मिलियन देने का वादा किया है। हाँ, दिया है, करने का वादा किया है। भारतीय इंटैक्ट जैसे प्रमुख संस्थान विरासत, भारतीय प्रवर्तक संरक्षण और इंटैक्ट जैसे प्रमुख भारतीय विरासत पे जो भारतीय प्रस्ताव पहलों को लागू करेंगे। हाँ, सही बात है, लागू करेंगे, सही बात है। तो ये देख लेना, क्योंकि हेरिटेज कन्वेंशन यहीं पे हुआ है, असम की एक जो साइट से, तो अपनी, तो वो अपनी इसमें 43rd साइट हो गई है घोषित। इंडिया में पहले 7 साइट थी, इसमें एक मिक्स थी कंचनगंज की, और अतिरिक्त और भी साइट्स थी, तो अब एक और बढ़ गई है, तो इस बात से न्यूज़ में यहाँ आ सकता है एग्जाम। ठीक है, ये वर्ल्ड क्राफ्ट विश्व शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो मैंने ये, अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कहते हैं, सब कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया का पहला शहर कौन सा है, श्रीनगर है, लेकिन नहीं है, जयपुर है नॉर्थ इंडिया का। या वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से एक कोई और सिटी दे देंगे, ओके, और कहेंगे इनमें से कौन है जो वर्ल्ड विश्व शहर का पार्ट नहीं है, तो उसे टिक करना होगा। अभी तो यहाँ पर विश्व शहर पूछ रहे हैं, तो ये तो श्रीनगर है, यही होगा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी अभी इस साल के लिए तो। हाँ, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा था, अब उसमें बीच में ईरान और उसका कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया हमारे सामने, इसराइल का। तो वहाँ की इस वजह से कहा जाता है कि एक जहाँ कहीं स्पार्क हो तो उसको दबा देना चाहिए, वहाँ पर दबाने का तात्पर्य है कि उसको वहीं सॉल्व कर लेना चाहिए। अब वो यहाँ से अब दूसरे एरियाज में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो यही तो होता है वर्ल्ड वॉर का, क्या है कि ये जो चेन होती है, चेन, तो ये चेन बनी है। अभी कोशिश यही है वर्ल्ड लीडर्स की कि इस जो कनेक्टिंग चेन है इसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ है, बात हुई कि शांति के लिए 5 शिखर सम्मेलन कर लिया जाए।
तो जून 2024 में एक शिखर सम्मेलन हुआ है स्विट्जरलैंड में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या है कि G7 का समिट है ना, इंडिया G7 का, मोदी जी को यहाँ बुलाया गया था एज अ चीफ ऑफ गेस्ट बुलाया गया था इस सम्मेलन में, तो इस बात से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अब की बार का तो सबको याद है, G7 जो है शिखर सम्मेलन 2024 का वो इटली में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 का है वो कनाडा में हो रहा है। तो ये बातें तो आप एकदम ध्यान में रखिए, और ऐसे ही करेंगे। वो जो ये मिक्स फॉर्म में ये जब देंगे तो आपको ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने एक मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछा है, तो ये G7 शिखर सम्मेलन ये आप उसी से कैच करेंगे ना जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है कि भाई इटली में पढ़ा था कि फसानो शहर में, अभी 2024-25 वाला पढ़ा कनाडा में पढ़ा है यार, उससे पहले कहाँ हुआ था? तो 2023 का तो याद होगा जापान में हुआ था, और इससे पहले तो जो बचा वो यूनाइटेड किंगडम में था। तो इस चीज़ को आप करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे 14वें क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, उसी हिसाब से आप डिसीजन ले लेंगे। तो थोड़ा सोचना पड़ता है भाई, यही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। फिर क्या हुआ, यूं भारत पार्क बन रहा है, ठीक है। तो भारत पार्क तो मैं डायरेक्ट दे दूंगा, आप लोग ठीक ही कर दोगे भाई किस लिए बन रहा है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें थोड़ा सा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनको मतलब कि वैल्यू क्रिएट करें, वो जो भारत की जो वस्तुएं हैं प्रदर्शन वाला एक व्यापार क्षेत्र क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ये भारत पार्क में, जो यूएई में बनने जा रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्या पर्पस है। तो टफ क्वेश्चन ये होते हैं कि वो पूछ लेंगे पर्पस क्या है। आप सब पढ़ के गए कि यूएई में भारत पार्क, अब वो इसका आगे की चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। मैं इसी वजह से कोशिश कराता नहीं हूँ कि मुझे लगता है रीडिंग करके कैसे मैं निकल जाऊंगा, तो वो हो नहीं पाता है। चलिए, अभी तो आज हमें भारत और मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य समझौता हुआ है, एक जन औषधि केंद्र का, ये एक स्कीम है, शायद 2018-19 की स्कीम है। स्कीम्स भी बहुत आप याद करना, दो स्कीम्स तो ये पूछ ही रहे हैं, और पिछले 10 साल की जो भी स्कीम्स है, तो ये क्या किया करो कि 2018 लिखा और स्कीम्स, 2019 स्कीम्स, 2020 स्कीम्स, ये कर लेना यार। एक दो क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ से पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस का ये पैटर्न है। तो आप पैटर्न में पढ़ोगे ना तो फिर तभी ना किसी के 130, 32, 34, 35, 40 तक कुछ नंबर जा रहे हैं, तो वो है यहाँ पर, तो खुला है। तो हमारी जो क्या पूछा इसमें, जनौषधि में प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य यही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सस्ती मेक इन इंडिया दवाई उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है इसका। ये आप देखना, मॉरिशस में खुला जन औषधि केंद्र, जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सस्ती मेड इन इंडिया दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ठीक है। आइए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, जैसे कि क्या होता है ना कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ डेटा चेंज होते रहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का हुआ, इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर हो गया, चूने का डेटा चेंज हुआ, तो इस तरह से जो चेंजेस आते हैं ना वो पेपर में आने की वो होते हैं। अब जैसे पवन ऊर्जा विंड एनर्जी में कुछ चेंजेस आए थे, तो इन्होंने पूछ दिया। तो लेटेस्ट में यही जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से गुजरात है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कर्नाटक है, तीसरे पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है जो इसमें चेंज आ रहे हैं, तो इस बात से वो न्यूज़ में रहता है, उसको ये किसी जम्बल्ड फॉर्म में दे देते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, विंड एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये है विश्व साइबर अपराध सूचना संबंध निम्नलिखित में, अब एक रिपोर्ट आई है साइबर अपराध की, आपने अपनी किताब में पढ़ी होगा, रशिया उसमें है। तो इसमें सबसे अधिक साइबर अपराध खतरे करने वाला देश चीन है। तो वहाँ एग्जाम में थोड़ा सा लगे यार दिमाग में, नहीं यार रशिया है यार, ये नहीं होगा, ठीक है। सत्य पूछ रहे हैं हम लोग। क्या किया है, रूस को सबसे अधिक साइबर अपराध खतरे वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, यूएसए, नाइजीरिया और रोमानिया है, तो ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, यूक्रेन से खतरों के बड़े देश नहीं है। तो बस आपको यही वो चीज़ जो आपको एक वहाँ दी हुई ना फैक्चुअल फॉर्म में, उन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया, उसी को टफ कहा जाता है कि आप पढ़ लो क्वेश्चन तो बस कर ले जाओ। तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब कर लो, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये यूपी में तो यार ये क्वेश्चन छपने ही वाला है।
देख लो, नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को क्या सम्मान दिया गया है? ठीक है, उन्हें विश्व हिंदी सम्मान मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक प्राइज का पूछते हैं और हिंदी में है तो इस बात से पूछ रहे हैं। हाँ, ये जो एक संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या हुई डेट आई हुई है, तो क्या हुआ एक नया ट्रेंड आया है ना, जिसमें जो भी डेट्स हैं जो उसी ईयर की डेट्स हैं, जैसे उन्होंने डॉल्फिन दिवस पूछा था पिछले वर्षों में यूपीपीसीएस में, तो नए एक ट्रेंड चला हुआ है कि उस ईयर में कोई एक डेट हो जिसको वो रिकॉग्नाइज की गई हो, तो वो पूछ रहे हैं। तो जैसे 25 जून शायद ना पूछे, संविधान हत्या दिवस आया है, तो इस बात से मुझे लगा। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की बात हो रही है और इसमें क्या करा, बच्चों के खेल को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो ये पर्पस मैंने यही लिख दिया है। ये हो सके क्वेश्चन, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाएगा, तो उसका पर्पस क्या है, तो बच्चों को खेलने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेट आती है, यूपी में आ रही है इस तरह की डेट्स, तो आप देखेंगे, देख लिया 11 जून आपका ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे। अब पेरिस है, ये फ्रांस में ओलंपिक्स हुए, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कौन टॉप पे है कौन नहीं है टॉप पे, क्या रैंकिंग है, तो इस बात से इसको रट के जाना है भाई, पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, पता है आना है तो फिर क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे। तो आप ओलंपिक का समापन 10 अगस्त 2000 को, जिसमें फ्रांसीसी तैराक लियो मैडा और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ओलंपिक मशाल बुझाई गई। ठीक है, ये क्या पूछ रहे थे, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, भारत ने 107 सदस्यीय टीम भेजी और 1 रजत पदक 5 सहित कुल 6 पदक जीते। तो एक स्टेटमेंट ये इन्होंने पूछा, ये तो आप लोग को सबको मालूम ही होगा, लेकिन तभी कोशिश ये है। तो ओलंपिक ध्वज पेरिस को सौंप दिया गया, जो कि 2028 में। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि लॉस एंजलिस में होने वाला है, तो पेरिस को तो सौंपा नहीं गया है, तो ये तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। नीरज चोपड़ा ने कुश्ती में तो जीता नहीं है, बच्चे कौन से आपके, तो बच्चे आपके ये दो भाई बचे आपके, तो यही है 100, और ये क्या 117 टीम भेजी गई थी, एक रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक आए थे, तो ये आपके सही हैं ये आंसर। और फ्रांसी तैराक जो थे लियोन मर्चेंट, और फ्रांसीसी तैराक जिनमें फ्रांसीसी लियोन मर्चेंट और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ओलंपिक मिसाल को, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 6, हाँ इसको जरा देख लीजिएगा इसको। तो ये दो, तो इसी तरह से कहता हूँ ना कि थोड़ा सा, तो ये शायद ये 10 अगस्त को, हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ था, ये डेट 10 अगस्त की नहीं है, ये 11 अगस्त की डेट है। तो मैं भी थोड़ा सोच में इसको पड़ गया, तो थोड़ा ये होता ना हम लोग का, ये थोड़ा सा मेरा ये है कि मैं एक्सटेम्परे फॉर्म में ज़्यादा रहता हूँ, तो पेपर है अपना इसका, ठीक है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपकी 30 सेकंड चले गए मेरे सोचने में। हाँ, अब मिस वर्ल्ड पीजेंट का संबंध में ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है इस बार, क्या हुआ ना, ये जो मिस वर्ल्ड हुआ है वो इंडिया में हो गया है, इंडिया में क्या हुआ, मुंबई में हुआ ये, तो इस बात से ये न्यूज़ इसके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। और जीता कौन है, ये क्रिस्टीना जीती है, पूछ लेगा कहाँ से की है, चेक गणराज्य की है, तो या तो ये पूछ देगा, या ये पूछ देगा किस शहर में हुआ है। ये संयुक्त राज्य में तो नहीं हुई थी, अदरवाइज बता रहे जब इंडिया में हुई है, भारत की उपयोगिता नहीं रही है, भारत की मुंबई में हुआ, ये सही है। तो आपका 1 और 4 क्वेश्चन जो है आपका सही है, तो मिस वर्ल्ड जो हुआ इंडिया में हुआ, तो चांसेस है कि ये पूछते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये अक्सर पूछते रहते हैं, तो अब जब पूछते रहते तो आप याद करके ही जाओगे, कैरोस को मिला है, माइकल, और ये जेनी एपनबैक की किताब थी और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित हुआ है, दोनों को देते हैं ये प्राइस, जो ट्रांसलेटर होता है उसको भी देते हैं, और जिसने किया रहता है, जहाँ जो ट्रांसलेटर उसको भी देते हैं और जिसने लिखी होती है किताब उसको भी देते हैं। कैरोस किताब है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए 24वें क्वेश्चन की तरफ, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी के बारे में, तो कथ का कथन सही है, तो मुंबई के मुख्यालय में स्थित है ये, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये नई दिल्ली में है, यहाँ नहीं है।
ठीक है। घड़ी को 23 अप्रैल 2024 के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। पृथ्वी दिवस जो दिवस था उसी के उपलक्ष्य में इस घड़ी को यहाँ पे लाया गया है। तो कथन हो गया, आगे के भी देख लेते हैं वैसे उन्होंने क्या किया हुआ है। मौसम के पैटर्न को टैपिंग करने की भारतीय मौसम द्वारा साबित की गई थी, नहीं। सबसे जलवायु उत्तर भारत में स्थिति विशेष रूप से असम में है, नहीं। तो जब आपको एक मिल गया है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की नहीं जरूरत है। 25वां क्वेश्चन क्या है आपका, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा आटम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पेरियर के एंडीज पर्वत में ये नहीं है। ये दुनिया सबसे ग्रीन रिपोर्ट किया जो समंदर से था, ये सही है वैसे। वेधशाला का उद्घाटन 2020 में किया गया था, ये नहीं। जापान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, ये नहीं। ये तो पेरू और लीमा में हुआ है ना ये, तो आपको उस चीज को ध्यान देना है। ठीक है। हाँ, पेरू और लीमा में ही होगा। तो ये था आपका पेपर। तो इस तरह से पेपर आपका डिस्कस कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा, ये आपका शेड्यूल है, तो आप करते रहना। और रीज़न ये है ना कि मैं उस तरह से डायरेक्ट पढ़ते जाऊँ तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें किस तरह से क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, वो जिस तरह के उन्होंने एक पैटर्न फॉर्म में क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएंगे शुरू में, और लास्ट में कहते हैं जब 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्म में इसको कर लें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से अच्छा है कि आप लोग अच्छे से कर लें। तो ये पूरा प्लानर है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इसी के बेसिस पे आपको आगे भी कराया जाएगा। और ये दृष्टि तो रहेगी ही इसमें, ये जो पेजेस दिख रहे हैं, और जो मॉडिफिकेशन लाना होगा वो भी लाया जाएगा। तो ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि 2 लाइन लिखी होती है, आदमी कह देता मेरे में से ही आ गई है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये था पेपर। तो कहीं आपको कुछ डाउट्स हो किसी में तो आप पिंक कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ये सीरीज चलती रहेगी, आप इसका बेनिफिट उठाएं। पेपर्स आपको मिलते रहेंगे इसके द सिविल्स की तरफ से। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।